बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू पेन ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स को विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड टुडे इज़ 4th ऑफ जून 2026। अच्छा बेटा, इस तरीके से आपका जो होता है डॉन न्यूज़पेपर होता है जिसके अंदर एडिटोरियल्स होते हैं और ओपिनियंस होते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग ये वाले 3 एडिटोरियल्स जो हैं ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर के अंदर जो 3 एडिटोरियल्स हैं वो ये वाले हैं, जिसके अंदर बजट डिले है। ठीक है, ये इकोनॉमी के ऊपर सम्मिलित होगा। एब्सेंटी लॉ मेकर्स, ये डेमोक्रेसी को कवर करेगा। एंड डेलिब्रेट प्रोवोकेशंस, ये जो है आपका फ़लस्तीन गज़ा की जो सूरत हाल है वहाँ पर क्या हो रहा है उसको कवर करेगा। ठीक हो गया। बाकी आपको पता ही है कि एडिटोरियल्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं और ओपिनियंस भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो ओपिनियंस पिछले ईयर्स के हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। अभी के लिए ओपिनियंस की रिप्लेसमेंट के अंदर हम लोग जो है वो आपके लिए जो है पोर्टल जो लॉन्च किया है उसके अंदर जो कोर्सेज़ हैं उनके ऊपर काम कर रहे थे। तो सीएसएस के कोर्सेज़ जो हैं वो अब आपको प्रोवाइड करेंगे पहले। तो अभी जो मैं कोर्स आपके लिए बना रहा हूँ वो है करंट अफेयर का। ठीक है, बाकी जनरल साइंस एंड एबिलिटी का कंप्लीट है। अब्बास साहब हैं, एक प्रोफेशनल टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं। इनके लेक्चर्स आप सुने, आप लोग पोर्टल को विज़िट करें एक दफ़ा, आपने इनकी डेमो लेक्चर्स को सुने। और जो करंट अफेयर का है ये कोर्स अभी शुरू हो रहा है, यानी कि इसमें मैंने जो है तकरीबन सारा डाटा जो आपका कंपाइल कर दिया हुआ है। अब हर वीक जो है एक सेक्शन जो है उसको आपका इस कोर्स के ऊपर जो है अपडेट किया जाएगा, कोर्स के अंदर ऐड किया जाएगा रिकॉर्डिंग करके। उसमें ये होगा कि ये जो करंट अफेयर होगा ये लेटेस्ट होगा, यानी कि जिस इस आज तक जो कुछ भी हुआ है किसी भी पर्सपेक्टिव में वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सी एस एस 2027 के लिए द बेस्ट वन होगा इंशाल्लाह आपका ये। तो इसको क्योंकि मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसमें यह है कि सबसे पहला जो सेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस जो है उस सारे का सारा कवर किया जाएगा, जिसके अंदर फिर ज़ाहिर है आगे सब टॉपिक्स के अंदर कश्मीर आ जाएगा, हाइड्रोपॉलिटिक्स आ जाएगा, सियाचिन आ जाएगा। और इसके अलावा और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, अखंड भारत की आइडियोलॉजी है, मुस्लिम राइट्स जो हो रहे हैं वायलेशंस इंडिया के अंदर वो है, रिलीजियस टूरिज़म है। ठीक है, सार्क है। एंड इसके अलावा जो है जैसे इन्वायरमेंट किस तरीके से इंडिया के साथ लिंक करता है और टेररिज्म किस तरीके से लिंक करता है। तो ये छोटे छोटे माइनर टॉपिक्स और जो मेन बड़े टॉपिक्स हैं जैसे कश्मीर वगैरह इस तरह के, वो सारे के सारे इस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के सेक्शन के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ज़ाहिर है फिर उसके अंदर जितने भी जो प्रीवियस आपके सी एस एस के 2016 में, क्योंकि आपको पता है कि 2016 में जो सी एस एस का कोर्स है वो अपडेट हुआ था। तो फ्रॉम 2016 टू टिल 2026 जितने भी पेपर हैं उन सब के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के पर्सपेक्टिव में जो जो पूछा गया है तो वो भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको कहीं मतलब कि मेरे कोर्स में यही मेरी कोशिश होती है कि फिर जब आप इसको यहाँ से सुन लें तो कहीं दूसरी जगह से आपको लेक्चर लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बाकी ज़ाहिर है फिर लर्निंग तो हमेशा बंदे की साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाएं, पेन ग्रेविटी की, इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, साइन अप करें और विज़िट करें, ब्रोज़ करें। और उसके बाद जो है अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि हम इसको और बेस्ट बना सकें। तो चलें अब हम लोग शुरू करते हैं जो आपके ओपिनियंस हैं, सॉरी एडिटोरियल्स हैं। नंबर 1 बेटा आपका एडिटोरियल है बजट डिले। अब यहाँ पर सिर्फ़ जो एक बात इसमें लिखी गई है ना, क्योंकि मैं आपको शुरू से पता है कि मेरी आदत है कि जितना इम्पोर्टेंट होगा कोई एडिटोरियल या ओपिनियन उसको उतना ज़्यादा डीपली डिस्कस किया जाएगा, उतना ज़्यादा टाइम दिया जाएगा। फ़िज़ूल में ना तो ज़ाहिर है मैं कुछ ज़्यादा बोलने का दिल करता है और अल्टीमेटली जो अगला सुनने वाला है वो भी डिस्टर्ब होता है। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आई नो कि एक-एक मिनट जो है वो कितना कीमती होता है। ठीक है? तो इसमें बस ये है कि बजट डिले के का सुनने में आ रहा है कि जो फ़िस्कल ईयर 27 है उसका बजट जो है वो डिले होगा। अब जैसे कि मैं एक यहाँ पर एक और चीज़ ऐड कर दूँ, अब बेटा 2027 का जो करंट अफ़ेयर का पेपर होगा या पाकिस्तान अफेयर का पेपर होगा या इकोनॉमी की या बजट की बात होगी, तो हमें फिर 2027 का जो फिस्कल ईयर का बजट है उसको डिस्कस करना है।
ठीक है? तो जैसे ही ये बजट आएगा, इंशाल्लाह जो कोर्स है उसके अंदर आपको 2027 का अपडेटेड जो बजट होगा, वो सारा डिस्कस किया हुआ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में मिलेगा, ठीक है? तो बहरहाल वो जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे। वैसे जो होता है आपको पता है कि एफवाई का मतलब होता है फिस्कल ईयर, फिस्कल का मतलब होता है मालो दौलत, आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं पैसे की बात, ठीक है? तब बजट और डिले। अब ये एक अनऑफिशियल जो है, ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल एक न्यूज़ है कि बजट जो है वो डिले होता जा रहा है अपने टाइम से। अब टाइम का बीइंग अ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का फिस्कल ईयर कब शुरू होता है। तो आपको पता है कि जो है आपका 1 जुलाई से शुरू होता है, ठीक है? और आगे फिर 12 महीने ये चलता है, ठीक है? तो 1 जुलाई से हमारा नया बजट जो है ये 1 जनवरी से ऑनवर्ड नहीं होता, ये 1 जुलाई से ऑनवर्ड आपका चलता है फिस्कल ईयर, ठीक हो गया? तो अब डिले क्यों हो रहा है? डिले की सिर्फ 2 बातें हैं कि बजट डिले होने की 2 रीज़न हैं जो राइटर इस एडिटोरियल में लिखता है और वही रीज़न्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक रीज़न वो कहता है आईएमएफ है और दूसरी रीज़न वो कहता है हमारी अपनी फेडरल और सिंध की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, इन दोनों के दरमियान जो एक रेजिस्टेंस है वो है, ठीक है? अब वो रेजिस्टेंस क्या है? वो एनएफसी अवार्ड की रेजिस्टेंस है। तो बात इस एडिटोरियल में हम 2 चीज़ें सिर्फ डिस्कस करेंगे और ये बजट डिले अगर हो, वैसे तो कह रहे हैं कि हो सकता है हो जाए, तो वो डिस्कस करेंगे अगर ये होता है, और उसके बाद एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में कि ये जो बजट डिले है पेपर में किस तरह से आप ये डाटा जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ एडिटोरियल्स को डिस्कस करने का, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी हैं वो बताना नहीं होता, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। बताना ये होता है कि क्या पेपर में कहीं पर ये इस्तेमाल हो सकता है, क्या इंटरव्यू में, क्या कहीं डिबेट में, या आपको कोई क्रिटिकल अप्रोच आपकी डेवलप कर सकता है, आपके दिमाग की कोई नई बत्ती रोशन हो सकती है इससे। तो वो बात आपको बाद में बतानी होती है जो कि ज़रूरी होती है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें पहली बात है कि आईएमएफ की क्यों, किस तरह से आईएमएफ के क्या क्या 2 रीज़न्स दी हैं ना, एक है आईएमएफ, तो आईएमएफ किस तरह से बजट को डिले करवा रही है, वो क्या रीज़न है, क्यों हो सकता है? तो उसमें सिंपल सी बात ये है कि आपको पता है कि आपके बजट के ऊपर जब, अब बजट क्या होता है बेसिकली? बजट यही है कि कितने पैसे इस साल में कमाए जाएँगे, कहाँ से कमाए जाएँगे और वो कहाँ पर खर्च किए जाएँगे, बस ये है। ठीक है? कि पैसा कमाया, किस-किस जगह से गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करेगी, ठीक है? और किस-किस जगह पर खर्च करेगी। इस चीज़ का बताना कि ₹100 फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने इकट्ठा करना है, तो वो ₹100 कहाँ-कहाँ खर्च करना है, ये भी बताना, इसको हम कहते हैं बजट। ठीक है? तो फिस्कल ईयर 2027 में अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है और आईएमएफ ये चाहती है कि मैं बताऊँ कि कहाँ से कितने पैसे इकट्ठे करने हैं और कहाँ पर खर्च करने हैं। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है? वो कहती है कि कुछ मेरी भी बात मानी जाए। अब वो क्या है वो आपके साथ बता देता हूँ। अब आईएमएफ क्या कहती है? आईएमएफ ये कहती है कि जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको क्या किया जाए? कट किया जाए, यानी कि फ़ुज़ूल खर्चियों को तुम बंद करो। ठीक है? ये आईएमएफ कहती है। ठीक है? जो आईएमएफ का मेन गोल है कि तुम किसी भी किस्म की जो सब्सिडीज़ हैं, जो अमीरों को देती हो, वो ना दो। ठीक है? और क्या करो, जो अपना फ़ुज़ूलियात को बंद रखो, अभी के लिए कंट्रोल में रखो और सिर्फ़ पैसे इकट्ठे करो, ज़्यादा खर्च ना करो। ये आईएमएफ की अप्रोच है। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि मैं टैक्स रिलीफ़ दूँ। अब बेसिकली यहाँ पे उसने टैक्स रिलीफ़ का लफ़्ज़ तो लिख दिया, लेकिन ये टैक्स रिलीफ़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो सैलरी पर्सन है उसको तो मिलता नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ज़्यादातर जो टैक्स रिलीफ़ है वही जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं उन्हीं को मिलता है, जो टाइकून्स हैं, जो एलीट क्लास है, उसी को टैक्स रिलीफ़ मिलता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट चाहती है कि मैं टैक्स रिलीफ़ दूँ, डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करूँ। डेवलपमेंट से मुराद आपको पता है पाकिस्तान में जो है ज़्यादातर जो है जिस तरह से मुख्तलिफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के आपके प्रोग्राम्स हैं, सड़कें बना रहे हैं, कोई भी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, व्हाटएवर, और इसके साथ जो डिफेंस का जो बजट है उसको वो कहती है मैं इंक्रीज़ करूँ, ये गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ कहता है नहीं। तुम ये जो टैक्स रिलीफ ना दो, तुम डेवलपमेंट के खर्चे ना बढ़ाओ, तुम डिफेंस की एलोकेशन ना बढ़ाओ, तुम जो एक्सपेंडिचर्स हैं एक्स्ट्रा उनको कंट्रोल में रखो, ताकि 2% के हिसाब से तुम्हारा जो टारगेट है वो अचीव हो सके, या तुम समझ लो कि पहले से 2% ज़्यादा ग्रोथ कर सको, बेहतर बेहतर पोजीशन में आ सको। ठीक है? अब ये तो होगी बात यहाँ पर कि इस वजह से अब गवर्नमेंट को आईएमएफ को साथ लेके चलना पड़ता है। उसकी रीज़न आपको पता है कि पाकिस्तान में, मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपको पता है कि हर मुल्क की ना एक अर्निंग होती है। तो पाकिस्तान की अर्निंग क्या है? पाकिस्तान की सिर्फ 2 किस्म की अर्निंग्स हैं। नंबर 1 तो ये है कि कोई हमें डेट दे दे हमें, कोई कर्ज़ा दे दे हमें, उधार दे दे हमको पैसे।
वो कोई भी हो सकता है, वो चाइना हो सकता है, वो आईएमएफ हो सकता है, वो वर्ल्ड बैंक हो सकता है, कोई भी, या मिडल ईस्ट में से कोई कंट्री हो सकता है, तो हम उनसे उधार पैसे ले लेते हैं। नंबर 1 तो ये है हमारा ज़रिया माश। सेकंड जो है, हमारे ओवरसीज़ भाई जो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर वर्क कर रहे हैं, वहाँ से हमें वो पैसे भेजते हैं पाकिस्तान के अंदर, डॉलर्स या रियाल जो भी करेंसी है वो भेजते हैं, तो वो हमारा ज़रा मुबादला है। दैट्स द बस 2 पॉइंट्स। बाकी दुनिया में जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि आप एक्सपोर्ट करते हैं चीज़ों को और वहाँ से अर्निंग करते हैं। तो जो जो मुल्क एक्सपोर्ट करके अर्न करता है, ज़ाहिर है उसकी इकोनॉमी मज़बूत होती है, तो हम भी एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ₹100 की चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं, हम तो 150 की इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे वो जो एक्सपोर्ट वाले पैसे हैं वो उधर ही खर्च हो जाते हैं, बल्कि और ज़्यादा हमें पैसे देने पड़ते हैं। ठीक हो गया? तो इस वजह से अब क्या है कि हम आईएमएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो आईएमएफ की हमें बात माननी पड़ती है फिर, कि जो पॉलिसीज़ वो हमें कहता है कि नहीं, जब मैं तुम्हें कर्ज़ा दे रहा हूँ तो खर्च कैसे करना है, कहाँ पे होना है, वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। इसकी और छोटी-सी मैं एग्ज़ाम्पल बेटा आपको देता हूँ। ये तो बड़े लेवल पे है ना, छोटे लेवल पे आप आ जाएँ। अब बैंक है ना, बैंक से आप जब कर्ज़ लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ, जैसे आजकल स्कीम चल रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हाउसिंग फाइनेंस की, कि घर बनाने के लिए हम पैसे देंगे। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट पैसे कब देगी? गवर्नमेंट वैसे भी तो पैसे दे सकती है ना, कि ये ले लो पैसे और उसके बाद तुम मुझे इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस कर देना। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, मैं कैश नहीं दूँगी, मैं तुम घर खरीदोगे तो पैसे दूँगी। कंडीशन रख दी ना, तो अब आप उससे सिर्फ़ घर ही खरीदेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे कंडीशंस लगा देते हैं वो, ठीक है? बहरहाल ये टॉपिक बहुत बड़ा है। मैंने इसके अंदर से जो मेन बात थी ना वो आपको बताई, कि एक इस पॉइंट के ऊपर कि अब गवर्नमेंट चाह रही है कि आईएमएफ मेरे साथ एक पॉइंट ऑफ कह लें एग्रीमेंट पे आ जाए, तो हम लोग अपना उसको बजट के अंदर ऐड अप कर दें, ठीक है? अब इसका नुकसान क्या है वो भी आगे पेपर पर्सपेक्टिव में जब मैं डिस्कस करूंगा तो एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है इंटरनल पॉलिटिक्स चैलेंज, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरी रीज़न उसमें मैंने आपको बता दिया है कि फेडरल गवर्नमेंट के, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है, दोनों ने मिलकर कोalition बनाई हुई है। कैसे बनाई है, यू नो वेरी वेल, आई विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट वन। बहरहाल इनकी गवर्नमेंट है सेंटर के अंदर, दोनों ने मिलकर बनाई है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये बजट डिले होने की एक ये भी रीज़न है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, हम लोग पिछली जो अमेंडमेंट्स आ रही थी उसके अंदर भी हम लोग एनएफसी के बारे में देख रहे थे कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो सूबों के पास शेयर जाता है उसको कम किया जाए। अब यहाँ पर इस पॉइंट को समझने से पहले बेटा आपको एनएफसी अवार्ड समझना पड़ेगा। अब जो एनएफसी अवार्ड है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप जस्ट यूट्यूब के ऊपर जो है एनएफसी अवार्ड लिखें और आगे पेन ग्रेविटी लिखें, आपके सामने एक वीडियो आ जाएगी, आप उसको सुन लें। उसके अंदर मैंने सारा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है एनएफसी अवार्ड को, ठीक है, कि ये क्या है, किस तरह से काम करता है। तो इसमें एनएफसी अवार्ड में नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, ये सिंपल यही है कि पाकिस्तान जो पैसे इकट्ठे करता है उसमें से फेडरल गवर्नमेंट को कितना मिलना है और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको कितने कितने पैसे जो हैं वो देने हैं। रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला है ये बेसिकली। तो अब जो है ना, फेडरल गवर्नमेंट चाह रही है कि मैं जो प्रोविंसेस हैं इनका रेवेन्यू थोड़ा कम करके फेडरल का रेवेन्यू जो है वो बढ़ाऊं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको फिर अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, जो कि करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो एनएफसी अवार्ड में चेंजेस करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लिहाजा अभी के लिए जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ये कर रही है कि जो सिंध गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट जो है ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। तो इस वजह से इन दोनों का आपस में थोड़ा टसल चल रहा है। सो दैट इज़ एन अदर रीज़न जिसकी वजह से इनका बजट जो है वो पाकिस्तान का डिले हो सकता है, अनाउंसमेंट। तो ये 2 पॉइंट थे। दोनों पॉइंट्स आपने सुन लिए। अब आ जाते हैं पेपर की तरफ, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पेपर में अल्टीमेटली ये पॉइंट जो है आपका इकोनॉमी के ऊपर ही फिट होगा। लेकिन इकोनॉमी के ऊपर फिट कैसे होगा? इसमें सिर्फ बेटा एक ही बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की, तो आप यहाँ से ये सीख सकते हैं कि हम लोग अपना यानी कि हमारी जो हम कितने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, स्टिल हम आज़ाद नहीं हैं। यानी कि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं आईएमएफ के ऊपर या फॉरेन एक्टर्स के ऊपर, कि हम अपनी मर्ज़ी से, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से ये भी नहीं कर सकती कि मैंने अपने पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं। तो बस यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो यही है कि पाकिस्तान की डिपेंडेंस जो है आईएमएफ के ऊपर अप्रूवल के ऊपर है। तो यहाँ पर हम ऑटोनॉमी के साथ अपनी पॉलिसी नहीं बना सकते, हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर रिलायंस करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग जो है ना अपनी जो पब्लिक है उसको रिलीफ भी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जो है अब आपने यहाँ से सीखा, जो आपको
आगे फ्यूचर में जब आप ऐसे राइटिंग कर रहे होंगे, जब आप लोग कहीं इंटरव्यू में बैठे होंगे या पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर लिख रहे होंगे, तो आपको ये पॉइंट जो है आपके काफ़ी आइडियाज़ की क्लैरिटी के लिए कह लें या सपोर्ट करने के लिए, आपको चीज़ों को क्लैरिटी देने के लिए काम आएगा कि पाकिस्तान का जो बजट बनता है इट्स डिपेंड अपॉन IMF अप्रूवल। ठीक है। दूसरी यहाँ पर बात उसने की है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की। यह चीज़ मैं बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। इसको चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़ाहिर है अभी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो नए आए होंगे। बेटा एक होती है रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का आपको बताया चेंजेस करना, एक होता है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अब जो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना, ये बेसिकली अगर अब आपने गौर से सुन लेना ये पॉइंट। देखो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुराद पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, आप लोग क्या करो, टैक्स जो है, जो टैक्स कलेक्शन होती है पाकिस्तान के अंदर, टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है उसको बेहतर करो। अब वो बेहतर क्या हो, कैसे होगा? जब वो इक्विटेबल होगा, बराबर का होगा सबके ऊपर। अब वो बराबर का कैसे होगा? कि जब अब लोग जितना कोई ज़्यादा पैसा कमाता है उससे उतना ज़्यादा उसी हिसाब से टैक्स लिया जाए। पाकिस्तान में उल्टा है। पाकिस्तान में जो पुअर क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबका है, उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है, और जो बिजनेसमैन क्लास है, एलीट क्लास है, उससे कम टैक्स लिया जाता है। ना सिर्फ कम टैक्स लिया जाता है बल्कि इससे उल्टा किया जाता है कि जो बिजनेसमैन एलीट क्लास है उसको सब्सिडीज़ दी जाती हैं। कभी उनको एनर्जी के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर उनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो उससे क्या होता है, टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है वो इक्विटेबल नहीं है। तो यहाँ पर डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुराद यही है कि इक्विटेबल टैक्स सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। और इक्विटेबल कब होगा? अब आपने गौर से सुनना है। जो एलीट क्लास है, जो बिजनेसमैन क्लास है, उसकी जो आप लोगों ने सब्सिडीज़ का एक निज़ाम बनाया हुआ है उसको बंद किया जाए, और इसी के अंदर जो है ना खिचड़ी पकती है, और IPP जैसे स्कैंडल, आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जैसे स्कैंडल आपके सामने आते हैं, जिससे ये लोग बेनिफिट्स लेते हैं। इसके साथ साथ और क्या है डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुराद? बेटा, जो एलीट क्लास है, जैसे कि आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके जर्नल्स हैं, आपके जुडिशरी वाले हैं एंड मल्टीपल अदर्स हैं, इनके ऊपर इनको टैक्स रिलीफ दिया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर। जो प्रॉपर्टी का सेक्टर है, रियल एस्टेट का, वहाँ पर टैक्स का निज़ाम अभी इतना मौसर नहीं है, क्योंकि ये एलीट क्लास का काम है ना। जो बड़े लेवल के ऊपर छोटा मोटा एक घर सेल कर देना या एक प्लॉट छोटा मोटे प्रॉपर्टी डीलर की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल स्टेट सेक्टर। तो इनके ऊपर टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर की जब मैं बात करता हूँ टैक्स की, तो इससे मुराद मेरा ये नहीं है जिसके ऊपर पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन है उसके ऊपर टैक्स लगाना। एग्रीकल्चर टैक्सेशन से मुराद ये है कि वो लोग जिनके पास जो है हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ज़मीन है, जैसे सिंध के अंदर वडेरे हैं, पंजाब के अंदर चौधरी हैं, तो इस तरीके के जो लोग हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना। तो इसी रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाना, रिटेलर के ऊपर टैक्स लगाना, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाना, जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनसे टैक्स कलेक्शन करना, और जो लीड क्लास है जिसको सब्सिडीज़ को बंद करना, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और इस तरह की दूसरी जो क्लासेस हैं इनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप रिलीफ देते हैं इनको बंद करना। तो दीज आर फ्यू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। इस तरीके की जब आप रिफॉर्म्स करेंगे देन जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ये थोड़ी बेहतर हो सकती है, बट ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? फिर ये एक लंबी डिबेट है। तो ये जब कभी मैं जो कोर्स के अंदर जब इकोनॉमी को डिस्कस करूँगा देन सारी को एक पूरी स्टोरी की तरह जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। बहरहाल अभी के लिए बेटा आपने 2 चीज़ें सीख ली। डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपने सीख लिया कि क्या मुराद है इस वर्ड से, का मतलब क्या है, और आपकी इकोनॉमी में के एंगल में आप कितने आज़ाद हैं। पाकिस्तान कितना आज़ाद है कि वो अपनी मर्ज़ी से भी बजट नहीं बना सकता कि मैंने पैसे लेने कहाँ से और इन्वेस्ट कहाँ पे करने, खर्च कहाँ पर करने। ठीक हो गया? अभी मैं सिर्फ़ उतना-उतना ही कोशिश करता हूँ बताऊँ जितना-जितना इस ओपिनियन के एडिटोरियल में लिखा होता है, इससे दूर ना जाऊँ, क्योंकि इससे दूर जाएँगे तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो लंबी बात जो है वो जब आप ऑर्गनाइज़्ड करके किसी जैसे इकोनॉमी का लेक्चर अगर हम दे रहे हैं, तो वहाँ पर अगर प्रॉपर ऑर्गनाइज़ करके एक दफ़ा पढ़ाई जाए तो वो ज़्यादा कनेक्टिविटी के साथ समझ आती है, ठीक है? बहरहाल सेकंड आपका है पार्लियामेंट्री एब्सेंटेइज़्म क्राइसिस, यानी कि इसमें एक बात सिर्फ वो कहता है, कवर पेपर पर्सपेक्टिव में ये आपका डेमोक्रेसी को कवर करेगा, ये वाला जो आपका एडिटोरियल है ना,
अगर पेपर पर्सपेक्टिव में इसको लेके जाऊँगा तो ये आपका डेमोक्रेसी को कवर करेगा। लेकिन वैसे वो किस चीज़ की बात करता है? वैसे वो इसके अंदर जो है ये कहता है कि जो लॉ मेकर्स हैं वो गैर हाज़िर रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो आते ही नहीं हैं। लॉ मेकर से मुराद यहाँ पर जो अभी वो डिस्कस कर रहा है वो एमएनएज़ का कर रहा है। मेंबर ऑफ जो नेशनल असेंबली हैं, वो कहता है कि वो आते ही नहीं हैं, वहाँ पर गैर हाज़िर रहते हैं। तो जहाँ पर वो गैर हाज़िर रहेंगे तो फिर इसका मतलब क्या है कि ज़ाहिर है वहाँ पर जो है जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं, लॉज़ बनाए जा रहे हैं, लॉज़ पास किए जा रहे हैं, तो वो कोई सीरियस नहीं उसको कोई भी ले रहा, ठीक है? तो ज़ाहिर है जब लॉज़ को सीरियस तरीके से पास ही नहीं किया जाएगा तो लोगों का क्या भला होगा? उसमें तो फिर वही बंदा जाएगा और वैसे होता भी यही है। फिर पुरानी बातें वही जो मैं आपके साथ मुख्तलिफ ओपिनियंस में, एडिटोरियल्स में डिस्कस करता रहा हूँ। बेटा यहाँ पर भी आपके तकरीबन 70 टू 80% जो लोग हैं ना, वो वही बैठे हैं। कौन है? जो आपके सादा अल्फाज में कहूँ, जो एलीट क्लास है। जो बिज़नेसमैन हैं, वडेरे हैं, ये सारे यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर ये उसी दिन आते हैं, हाज़िरी लगवाते हैं जिस दिन इन्होंने अपनी मर्ज़ी का कोई काम या बिल जो है वो पास करवाना होता है, अदरवाइज़ दे आर नॉट सीरियस अबाउट दिस। लेकिन हम ये बनाया किस लिए जाता है? ये लोगों की वेलफेयर के लिए कि यहाँ पर अवाम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो ये पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली, डेमोक्रेसी ये चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी। अब यहाँ पर ना एक और चीज़ मेरे ज़हन में मैंने कहा साथ-साथ आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड नेशनल असेंबली? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ पर देखें ना बाज़ औक़ात फिर आप लोग ना मिक्स करके बैठे होते हैं बच्चे जो है ना, जैसे स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस है आपको नहीं पता होगा मोस्टली बच्चों को। तो बेटा ये छोटी-छोटी टर्म्स हैं, इनको आप थोड़ा जो है ना देखा करें कि ये व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ये स्टेट और ये गवर्नमेंट ये लफ़्ज़ अलग-अलग क्यों हैं? जब आप चीज़ों को डीपली पढ़ना शुरू करेंगे फिर आपके आइडियाज़ क्लियर होंगे, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है? ये स्टेट जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती है, उनमें से एक गवर्नमेंट है। तो इसको आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड नेशनल असेंबली। जो लोग सीएसएस के अंदर 1 साल से 2 साल से हैं उनको तो काफ़ी हद तक इनकी क्लैरिटी होगी, लेकिन जो बिल्कुल नए आए हैं और ख़ास तौर पर हमारी तरह जिनका बैकग्राउंड जो है वो लाइफ साइंसेज़ से है, ठीक है ना? तो वो तो बिल्कुल ही उनको तो पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ें हैं। उनको ज़ीरो से चीज़ें करनी पड़ती है क्योंकि उन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं वहाँ पर। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड नेशनल असेंबली? तो इसकी वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं लेकिन आपकी आसानी के लिए जो मैं समझाना चाह रहा था वो कंपोज़िशन को मैंने पकड़ा। तो कंपोज़िशन में मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है कि सेनेट है, नेशनल असेंबली है, तो ये जो है ना इन सबको जब इकट्ठा किया जाता है तो आपका बनता है कौन? पार्लियामेंट। यानी कि जितने भी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं आपकी, लोअर हाउस, अपर हाउस, जब उनको इकट्ठे की बात कीजिए तो हम उसको पार्लियामेंट कहते हैं, जब अलग-अलग बात कीजिए तो वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है? जैसे पाकिस्तान के अंदर सेनेट जो है वो अपर हाउस है और नेशनल असेंबली लोअर हाउस है, यहाँ पर वो नेशनल असेंबली की ही बात, ठीक है ना? अब वो कहता क्या है? वो ये कहता है बेटा कि तकरीबन 60 ओनली 66 333 एमएनएज़ में से सिर्फ 66 जो है ना, उन्होंने पिछली 9 सिटिंग्स को अटेंड किया है, खुद ही हिसाब लगा लें। 33 ऐसे हैं जो कभी आए ही नहीं, जो किसी एक में भी नहीं आए एमएनएस। एक भी सिटिंग के अंदर नहीं आए। प्राइम मिनिस्टर सबसे ज़्यादा एब्सेंट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं क्योंकि वो बाहर विज़िट पे होते हैं, कभी किसी मुल्क, कभी किसी में। तो कहता है लो अटेंडेंस है, ठीक है ना? तो जब अटेंडेंस ही लो है तो फिर ये जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट का, ये कैसे अच्छे से काम कर सकता है? तो यहाँ पर जितनी भी कहता है लेजिस्लेशन होती है, लॉज़ पास होते हैं, जो एक सही तरीकाकार होता है ना बेटा, वो ये होता है कि जब कोई लॉ पास करवाना होता है, यानी कि कोई लॉ जो है किसी चीज़ के बारे में बनाना होता है, तो उसकी जो समरी है या उसका जो डॉक्यूमेंट है सबसे पहले शेयर किया जाता है। उसके ऊपर डिबेट होती है नेशनल असेंबली के अंदर, तो उस डिबेट के अंदर सारे जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स जो हैं डिस्कस किए जाते हैं और उसके बाद फिर उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में बस पास किया, ये लॉ बनने लगा है, सारे साइन कर देते हैं और किसी को पता ही नहीं कौन-सा लॉ पास हुआ है। इस तरीके से होता है, ये कि नॉन सीरियस एटीट्यूड होता है। यहाँ पर कोई मीनिंगफुल जो है वो डिबेट होती नहीं है। तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कोई ख़ास पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नहीं हो रही, ये वो कहना चाहता है।
एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ठीक है, सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी की एक बात है। डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक एक पूरा सिस्टम है और उसके सिस्टम के अंदर ये पार्लियामेंट जो है, ये एक समझ लें कि एक मेन चीज़ है। यहाँ पर लॉज़ बनाए जाते हैं, यहाँ पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तो जब रिप्रेजेंटेटिव्स का ये हाल है, तो इट्स मीन कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, वो कैसे मज़बूत हो सकती है? तो आप डेमोक्रेसी के एंगल से या लॉज़ के एंगल से मुख्तलिफ जो लॉज़ बनाए जाते हैं उनको लेकर आप लिख सकते हैं कि लॉज़ बनाना पाकिस्तान के अंदर जो है वो नॉट अ बिग डील, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर अक्सर हम लोग कहते हैं कि लॉज़ बनाए जाते हैं पर उनको इन्फोर्स नहीं किया जाता। इन्फोर्स इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जब लॉज़ हम लोग बनाते हैं, कौन सीरियस होकर बना रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पर सबके सामने पेपर आता है और वो क्या करता है, उन पेपर्स के ऊपर साइन कर देता है। दैट्स इट। अब ये एक ऐसा पॉइंट है विच यू कैन डिस्कस इन डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव, इन लीगल पर्सपेक्टिव, और ये आपकी ये एक मैं पहले भी कई दफ़ा मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर ये चीज़ हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं और मैं पढ़ भी चुका हूँ। लेकिन स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तब ही होती है जब आपके पास एक्टिव पार्लियामेंट होगा, वहाँ पर जो है जो गैर हाज़िर रहते हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ठीक है ना? और सारे सीरियस होकर लॉज़ पास करेंगे तो फिर ही लोग भी सीरियस लेंगे, वोट डालेंगे, डेमोक्रेसी मज़बूत होगी। तो इस एंगल में आप ये बात लिख सकते हैं। अल अक्सा मॉस्क के बारे में यहाँ पर वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बारे में इंसिडेंट में सिंपल वो ये कहता है कि जो अल अक्सा मॉस्क का कंपाउंड था, वहाँ पर जो है कुछ इसराइली सेटलर आए हैं, उनके पास पुलिस की प्रोटेक्शन भी थी। डोम ऑफ रॉक जो है उसके नज़दीक उन्होंने इसराइल का फ्लैग जो है उसको लहराया है, ठीक है ना? नेशनल एंथम जो है कंपाउंड के अंदर उन्होंने क्या किया, उसको चलाया है। तो ये एक बड़ी ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये इसमें बात सिर्फ़ आपके लिए सीखने के लिए सिर्फ़ 2 बातें होंगी। एक तो ये आपके सामने मिडल ईस्ट का मैप है। यहाँ पर आपके सामने ये वेस्ट बैंक है, ये गज़ा है और ये फ़लस्तीन है। सॉरी, इसराइल है। यानी कि ये गज़ा है, ये वेस्ट बैंक है और ये पीछे वाला इसराइल है। अब ये जो वेस्ट बैंक है ना, यहाँ पर बेटा है वो अल अक्सा मॉस्क का कंपाउंड, अगर आप देखें। अल अक्सा कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें कई बच्चों को नहीं आइडिया होगा, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बेटा सारा कुछ ही है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर क्या-क्या है, अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो ये है, और आसानी के लिए मैंने ये 2 पिक्चर्स आपकी लगाई हैं। ये डूम ऑफ रॉक है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, ठीक है ना? अल बुराक ये वाली मस्जिद है, ये किबली मस्जिद है, ठीक है ना? तो ये एक कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अक्सर जो है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि ये वाला जो है ना, इसको लोग अल अक्सा मस्जिद समझते हैं। बेटा ये अल अक्सा मस्जिद नहीं है, ये डूम ऑफ रॉक है, ठीक है? अब यहाँ पर ही जो है वो वाल भी है साथ ही इनकी, वो जो आपके यहूदी हैं उनके लिए। तो इसी वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो है जिसे हम जेरूसलम बोलते हैं, ये मुसलमानों के लिए, ज्यूज़ के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सब के लिए ये एक प्लेस है, रिस्पेक्टेबल जगह है, ठीक है ना? सब के लिए ये एक अहम जगह है, ठीक है? अब इसको ज़ाहिर है ये हमें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के अंदर इसको मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इस्लामिक स्टडीज़ का जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है, यानी कि वन पेपर के अंदर या एमपीटी सीएसएस एमपीटी के अंदर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर जो है एक चीज़ तो आपको ये सीखने को मिली कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए कि ये एक अल अक्सा जो है ये कम्प्लेक्स है, इसके अंदर ये सारी मसाजिद हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की जो वर्शिप की प्लेसेस हैं, और ये जो है ये डूम ऑफ रॉक है, एक चीज़। सेकंड चीज़ बेटा यहाँ पर ये जो है वो ये है कि जॉर्डन के पास अभी जो है क्या है, उसने कंडेम किया है जॉर्डन ने और पाकिस्तान ने और काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ ने। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर ये है कि ये जो यहाँ पर ये जो एरिया है इसकी क्या है, एक प्रॉपर लीगल अरेंजमेंट्स हैं कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ मज़ाहब के जो लोग हैं वो आएंगे, किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से यहाँ पर आकर अपनी अपनी इबादत करेंगे। तो इसका भी एक प्रॉपर जो है एक लीगल अरेंजमेंट्स है, हिस्टोरिकल और लीगल अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन इस हिस्टोरिकल और लीगल अरेंजमेंट्स का क्या किया है, उन्होंने वायलेशन की है। बहरहाल इसका रिज़ल्ट जो है वो वही है जो हमारे सामने है कि इस तरह की हरकतें पहले भी हो रही हैं, वही गज़ा की बातें, वही मुसलमानों के राइट्स की वायलेशन, वही इसराइल की एक्सपेंशन, वही इसराइल का जो है ग्रेटर इसराइल बनाने का ख्वाब, ये सारी चीज़ें, और उसका रिज़ल्ट क्या है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस वहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। और मुसलमान कंट्री क्या कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है
सारी जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो खामोश हैं, दुनिया के डबल स्टैंडर्ड हमें फ़लस्तीन में बड़े विजिबल नज़र आते हैं। तो ये आपका पेपर पर्सपेक्टिव। ठीक है बेटा, ये थे आपके जो टुडे डॉन न्यूज़पेपर उसके एडिटोरियल्स। बाकी आप पेन ग्रेविटी जो वेबसाइट है उसको विज़िट करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद हैं उनको आप सुनें, समझें, फीडबैक अपना दें और इंशाल्लाह जो करंट अफेयर का कोर्स है ये नेक्स्ट वीक से हम लोग इसका पहला सेक्शन जो है वहाँ पर अपडेट करेंगे और साथ साथ ही इसको बनाएंगे और इंशाल्लाह बाकी भी जो टीचर्स जैसे जैसे उनके कोर्सेज बनते जाएंगे वो यहाँ पर पोर्टल के ऊपर अपडेट होते जाएंगे। बाकी जिसने पूरा लेक्चर सुना है वो यहाँ पर जो है यस सर लिख के भेजे ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने बच्चों ने कंप्लीट लेक्चर सुना है। बाकी इंशाल्लाह बेटा ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।